ओके जी, गुड इवनिंग। तो पेपर देखो मैंने ग्रुप में भेज दिया, मैं यहाँ भी ओपन कर देता हूँ, तो एक बार चेक करते हैं। सो ये पेपर है ना, ग्रुप में ऑलरेडी है, एक बार देख लो क्वेश्चन कहाँ कहाँ है। सो मैं सीधा सीधा बॉटम से स्टार्ट करता हूँ। सो है ना, पहले 85 क्वेश्चन आते थे, तो ये गेट मैथमेटिक्स 2006 का पेपर है ना। तो इसमें मैं ढूंढना पड़ेगा, बाकी आपके काम का जो भी टॉपिक है यू कैन ट्राई, और डाउट हो तो पूछ सकते हो कभी भी। एक तो ये दिख रहा है, और 67 ये भी है, 66, 65। ठीक है, देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर आपको अभी दिख रहा होगा 65, 66 है ना। 65 पहले समझते हैं, रीड कर पा रहे हैं आप लोग? कि लेट टी डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू रोल अ फेयर डाई बिफोर ईच फेस हैज appeared at least once. Let n denote the number of different faces appearing in the first six rows. Then what is the expected value of t given n बराबर 3? क्वेश्चन ठीक है, पढ़ लीजिए एक बारी। सो ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू रोल अ फेयर डाई बिफोर ईच फेस हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। मतलब हर फेस कम से कम एक बार आ जाए तो टी नंबर ऑफ टाइम्स जितना थ्रो करेगा वो है। एंड एन डिनोट कर रहा नंबर ऑफ डिफरेंट फेसेस अपीयरिंग इन फर्स्ट 6 रोल्स, और एन है नंबर ऑफ डिफरेंट फेसेस अपीयरिंग इन द फर्स्ट 6 रोल्स। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ टी गिवन एन बराबर 3? मतलब पहले 6 थ्रो में 3 डिफरेंट फेस मिला, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ट्रायल जिसमें आपको 6 के 6 फेस आ जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 65। 66 क्या है, लेट अब ट्राई करो जब तक। लेट देयर बी अ 3 types of light bulb with lifetimes xyz having exponential distributions with mean theta, 2 theta, 3 theta respectively. The MLE of theta based on xyz, MLE क्या होगा? एंड 67 है कि z with a vertical coordinate between -1 and 1 of a point chosen uniformly at random on the surface of a unit sphere in r cube, then probability z between minus half to half क्या होगा? तो स्क्रीन थोड़ा ब्लर लग रहा है। ब्लर लग रहा है? बाकी लोग देख रहे हैं, ये पेपर ही मुझे लग रहा है ऐसा ही थोड़ा है। ब्लर आ रहा है। तो इंटरनेट का इशू तो नहीं है, मुझे लग रहा है इंटरनेट का इशू होगा फिर। हाँ, मैं भी हो सकता है इंटरनेट का इशू हो, हाँ शायद। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया है, आप उस पर ट्राई करके देखिए, है ना। दूसरा मुझे है ना इजी लग रहा है, एमएलए आप जानते हैं, पहले उसे ट्राई करना होगा। तीसरा भी कह रहा है कि जेड वर्टिकल कोऑर्डिनेट है दिस ऑफ अ पॉइंट चूजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम ऑन द वर्टिकल सरफेस ऑफ अ यूनिट स्फेयर। वर्टिकल कोऑर्डिनेट मतलब जेड कोऑर्डिनेट मान लो किसी पॉइंट का है, तो माइनस हाफ से हाफ में होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी?
तो देखिए इसमें यह है कि कह रहा है जेड बी द वर्टिकल कोऑर्डिनेट between -1 and 1 of a point chosen uniformly at random on a surface of a unit sphere in RQ। तो z कोऑर्डिनेट है, मान लो z कोऑर्डिनेट, तो z वैसे क्या हो सकता है, तो अगर मार्जिनल ऑफ z की बात करोगे z कैन बी यूनिफॉर्म -1 to 1 अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। तो उस केस में z -½ to ½ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, -1/2 to 1/2, ऐसा कह सकते हैं जी। देखिए सो या ऐसा होगा, या फिर हमें वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, 3 वेरिएबल है तो या तो ट्रिपलेट लिखें हम, वॉल्यूम एंड देन सोचे। वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, यूनिट स्फेयर, एंड देन तीनों को हम रिलेट करें। हाँ ठीक है, मुझे लगा जेड का आप मार्जिनल निकालेंगे उस तरीके से भी तो यूनिफॉर्म -1 to 1 ही आना चाहिए। इसे करके तो इससे तो हाफ आ जाएगा ना, अगर इससे सोचेंगे तो। बट क्वेश्चन क्या है, ये जेड इस केस में यूनिफॉर्म 0 to -1 to 1 होगा, ये क्वेश्चन सोचने का है, तो ये डिराइव करना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे लिखोगे तो f ऑफ एक्स वाई जेड, अगर ट्रिपलेट लिखोगे तो क्या होता है, यूनिफॉर्मली अगर कोई पॉइंट चूज कर रहे हैं स्फेयर पे तो 1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, सो 3/4 पाई, फिर यहाँ आएगा x² + y² + z² <1। ये कुछ इस तरह से जॉइंट PDF बनेगा x y z का। तो क्या इसमें ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो हम मार्जिनल निकालेंगे वो यूनिफॉर्म 0 1 आएगा। वैसे तो ये जैसे पूछा है तो इसका मतलब ये हो गया, अगर वैसे लिखोगे आप z बिटवीन -½ to ½ तो वैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन से जा सकते हो। मैं कह रहा हूँ एक तरीका है कि अगर ये पहले चेक करना होगा, ये तो मैं ऐसे ही गेस कर रहा हूँ, मतलब मार्जिनल निकालना पड़ेगा हमें। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा गया है दैट मे बी इक्वल टू, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसमें भी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ से मान लो dx dy dz, तो z यहाँ रेस्ट्रिक्ट हो गया, -½ to ½ हो गया, है ना, ये है। तो अगर आप यूनिट स्फेयर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें 3 एक्सेस ये है। 3/4 पाई कैसे, वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, और 4/3 पाई आर क्यूब। तो 1 अपॉन वॉल्यूम, यूनिफॉर्म 3 डायमेंशनल में 1 अपॉन वॉल्यूम, यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल में 1 अपॉन एरिया, यूनिफॉर्म 1 डायमेंशनल में 1 अपॉन लेंथ, है ना। b-a क्यों लिखते हैं, क्योंकि लेंथ b-a होता है इंटरवल का। तो
तो मतलब या तो इस तरीके से करके देख सकते हैं, तो माइनस जेड माइनस हाफ टू हाफ है ना, इस तरीके से। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो वो क्या होगा अगर एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लिया जाए जब जेड माइनस हाफ से हाफ में है, तो क्या बनेगा? वैसे तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1, ठीक ना। तो जेड अगर हाफ रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस है ना, तो 1/4 इधर आ जाएगा, सो 3/4, ठीक है। आई गेस ये मतलब ठीक है, इससे बाद में वही आएगा। तो मुझे लग रहा है जेड यही आना चाहिए, मतलब ये कह रहा हूँ ये ज्वाइंट है एक्स वाई जेड का, तो यहाँ से अगर जेड का आप मार्जिनल निकाल सकते हो तो निकालो। तो क्वेश्चन ये है मेरा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि -1 से 1 आएगा शायद, वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा यहाँ से क्या आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/4 हो गया ना। तो ये 3/4 है ना, वहाँ पे वापस वो करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे 4/3 है ना। लेकिन यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना इस केस में, मतलब मैं सोच रहा हूँ सर्कल जो बन रहे हैं उसका एरिया क्या वो क्या होगा ग्राफ। तो एक तो बीच का जो होगा वो आपका, ठीक है, माइनस हाफ टू हाफ। तो एक्स वाई प्लेन में जेड 0 है, तो एक तो ये तो मतलब ये ऐसा रहेगा हाफ टू, मतलब 3/4 टू 1 रहेगा, इस बीच में ये होगा एक्चुअली जॉइंट में। चेक करो भाई। तो जो मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ कि अगर मैं पहले जेड ही ले लेता, ये मान लो जेड ही पहले मैंने ले लिया माइनस हाफ टू हाफ, और इधर आपका एक्स वाई प्लेन है ना। तो वैसे तो ये आ जाएगा 1 हो गया, तब भी तो यही रहेगा 3/5 dy/dx। अब इसको मैं अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो r/d ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो होगा ठीक है ना, देखो। तो r/d से करूँगा सॉल्व, तो r तो वैल्यू हो जाएगी, और रेडियस क्या रहेगी वहाँ पे? तो वैसे प्रोजेक्शन लेंगे जब हम उसका, तो क्या आएगा? माइनस हाफ से हाफ है ना, सो इफ यू टेक द प्रोजेक्शन जेड बराबर हाफ का, तो फिर 0 से मुझे लग रहा है ये रेडियस होगा 3/4 आया था ना, सो √3/4 एंड 0 से 2π। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा? r²/2 एंड ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी से सोच सकते हैं क्या सर? ज्योमेट्री से कैसे? मतलब ये तो कैलकुलेशन बस करना पड़ेगा। उसका जो लेंथ है -1 से 1, और जो गिवन है मेरा
डिजायर्ड लेंथ 1 यूनिट है, उसका 2 1/2 आंसर आना चाहिए। नहीं वो तो वही मैंने सोच लिया वैसे, -1 to 1, बट क्वेश्चन ये है कि क्या स्फेयर में रैंडमली कोई पॉइंट चूज करेंगे तो क्या जेड कोऑर्डिनेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ये क्वेश्चन है। नहीं, हम यूनिफॉर्म नहीं बना रहे हैं, तो हाँ जो तो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक लगा रहे प्रोबेबिलिटी हैं। में जब आप लगा रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप उसको यूनिफॉर्म ही अज्यूम करें, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी जो लगती है ना हाँ वो हाँ, यूनिफॉर्म तभी लग डिस्ट्रीब्यूशन पे ही पाएगा, लगती हाँ। है। हाँ क्योंकि यूनिफॉर्म हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे तभी ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी लगा पाएंगे, ये है। तो इसलिए चेक करना होगा, अगर ये यूनिफॉर्म आएगा या तो यहाँ से आप मार्जिनल निकालो, जैसे मैंने कहा कि ये ज्वाइंट है आपके पास x² + y² z² <1, यहाँ से z का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो आप, तो उसके लिए xy के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और वहाँ पे 0 to 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका यहाँ से z का मार्जिनल निकालता फॉर एग्जांपल, चलो ट्राई कर ही लेते हैं, तो अगर मुझे z का pdf निकालना हो गया तो हम क्या करेंगे, ये जो 3/4 पाई था यहाँ होगा dy/dx, है ना। अब इसको इंटीग्रेट मुझे करना है, z कोई गिवन नंबर होगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, जैसे हमारा सपोर्ट तो ये है x² + y² बट z² <1, है ना, <0 बाई डिफॉल्ट। तो ये जो है हमारे पास स्फेयर की इक्वेशन है ना, स्फेयर की होता है ना, x² + y² 1, ये स्फेयर की इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इसमें xy के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, तो इसको इंटीग्रेट करके निकालिए, y की लिमिट क्या होगी फिर x की लिमिट क्या होगी उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मान लो मैं पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता तो 3/4 पाई एंड ये है आपके पास r/d(θ), ठीक है ना। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि हमने xyz कोई रैंडम पॉइंट लिया एक स्फेयर से, ठीक है ना। अब ये सोच रहे हैं कि z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये बोल रहा हूँ, स्फेयर पे है ना, स्फेयर से कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया तो हमें xyz का जॉइंट पता है, जैसे xyz इज अ रैंडम पॉइंट, इज अ रैंडम पॉइंट ऑन स्फेयर, ठीक है, यूनिट स्फेयर, ऑन यूनिट स्फेयर, यूनिट स्फेयर पे एक रैंडम पॉइंट है। तो इस केस में आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जैसे एक्स वाई जेड का जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मिल गया मतलब 1/वॉल्यूम ऑफ द यूनिट स्फेयर, है ना, जो कि 4π/3 होगा, तो ये 4/3 पाई ना r³ तो ये हो जाएगा। ये हमारा अभी जॉइंट आ गया एक्स वाई जेड का। अब इसमें क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाट विल बी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड, क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको कि हमें एक्स वाई जेड का जॉइंट पीडीएफ पता है तो मुझे जेड का पीडीएफ निकालना है, ये है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ निकालने के लिए। तो क्वेश्चन ये क्या, ये यूनिफॉर्म -1 to 1 होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो वो चेक करना पड़ेगा, अगर यूनिफॉर्म -1 to 1 होगा तो आंसर हाफ हो जाएगा। तो ये मैंने अज्यूम किया, अगर ऐसा आता है तो हाफ हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो जो पीडीएफ आएगा उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी आएगी, ये है। तो उसके लिए आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब आर की लिमिट देखो वहाँ से क्या लोगे, अगर मैं ऐसा x² है ना r² कर दिया तो उधर चला जाएगा। तो वैसे तो आर की लिमिट यहाँ से लोगे तो r बराबर 0 to √1 - z² आ जाएगा एंड थीटा 0 से 2π, तो इसके अकॉर्डिंग कितना बनेगा, तो 3/4 पाई बाहर और थीटा तो है नहीं तो ये 2π बाहर। अब बचेगा इसका इंटीग्रेशन, तो r का r²/2 तो 1 - z²/2, यही ना, क्योंकि उसका r² ये हो जाएगा। तो ऐसे तो ये आ रहा है ना, वही कह रहा हूँ यूनिफॉर्म ज़रूरी नहीं आएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरली यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अज्यूम करने में दिक्कत है, तो यहाँ से 2 हो गया तो यहाँ आ गया 3/4 टाइम 1 - z², z बिटवीन -1 to 1। ये z का पीडीएफ आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, अपना आप चेक करना, क्रॉस चेक कैलकुलेशन करो। तो ये z का पीडीएफ जो मैं यहाँ कह रहा था आपको कि XYZ का ज्वाइंट पीडीएफ ये है, तो z का पीडीएफ ये आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकाले सो प्रोबेबिलिटी z बिटवीन -½ to ½ ये चाहिए मुझे, सो -½ to ½ तो ये वही होगा 3/4 1 - z² dz। ये जरा निकालिए कितना आता है, कैलकुलेशन अगर सही किया होगा तो आएगा, है ना। सो ये कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो आप लोग, 3/4 तो यहाँ से हो गया z और यहाँ z³/3
ये तो इवन फंक्शन है, 2 टाइम कर देते हैं, बेटर है। सो ये बस हमें 0 से हाफ लेना पड़ेगा एंड इसको 2 टाइम, तो 6/4 हो जाएगा। सो फाइनली है ना, इवन फंक्शन है, 2 टाइम कर दिया, तो 6/4 मतलब 3/2, तो ये हो गया। एंड देन हाफ रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/8 3 ज़ा 24। सो यहाँ से कितना आएगा ये, 3/2 इंटू 24। तो वैसे तो मैच देखिए क्या आता है, तो 11 आ जाएगा ना। सो वैसे तो ये आ गया 33/48 इसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन में भी नहीं होगा शायद, तो इसमें चेक करना कैलकुलेशन, या तो यहाँ गलती हुई होगी। सो दिस यू हैव टू चेक। अच्छा मैंने किसका लिमिट लिया है, आर ना। जेड अगर फिक्स है तो वहाँ से वहाँ तक होगा, ऐसे ये ऑप्शन में भी नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत ही है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये आंसर होता, बट समथिंग इज़ रॉन्ग। सो चेक करना कैलकुलेशन में भी वहाँ गलती हुआ होगा। अगर यूनिफॉर्म आ जाएगा तो ठीक है ना, तो मैं अभी एज्यूम कर लेता हूँ, मान लो यूनिफॉर्म है तो इससे ये आ जाएगा। तो एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसको, तो ये लोगे तो इससे हाफ आ जाएगा, नहीं तो इससे नहीं आएगा, तो फिर आपको देखना पड़ेगा क्या आएगा। ये पीडीएफ है सच में, एक बार इसको चेक करो, ये आंसर जो है सही में पीडीएफ है। तो अगर मैं इसको चेक करूँ, -1 से 1 3/4 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। फिर से ये इवन फंक्शन है, 2 टाइम कर दो, तो यहाँ से आ गया 3/2 और यहाँ से आ जाएगा, हाँ ठीक है 1 तो आ गया, मतलब सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखो, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना, तो मे भी वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, तो चेक करना पड़ेगा, मतलब समझ क्वेश्चन समझ आ गया ना। क्योंकि रैंडमली अगर यूनिफॉर्म ले लेंगे तो हाफ आ जाएगा, यूनिफॉर्म अगर नहीं है तो क्या आएगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीज़ है। एनीवे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट होगा। तो इसको एक बार कंफर्म करना, यूनिफॉर्म 0 1 आएगा क्या, यूनिफॉर्म -1 1 आएगा क्या, ये चेक करना पड़ेगा आपको। 66 देखो यह तो आसान है, तो इसमें मेनली 66 में क्या कह रहा है कि एक्स आपका यूनिफॉर्म थीटा है, वाई यूनिफॉर्म 2 थीटा है, जेड यूनिफॉर्म 3 थीटा है, तो एमएलई थीटा का क्या होगा, ठीक है, विथ मीन थीटा बोल रहे हैं ना, मीन थीटा मीन 2 थीटा। तो इसमें जो है वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन थीटा, मतलब रेट 1/थीटा होगा, या सीधा सीधा पीडीएफ लिख देता हूँ। तो XYZ इंडिपेंडेंट है, तो पीडीएफ ऑफ x जो आपको दे रखा है मीन थीटा है, तो ऐसा होगा, एंड y का पीडीएफ है y ले लो, z का पीडीएफ है, ठीक है ये आ जाएगा। एंड देन लाइक्लीहुड फंक्शन क्या लोगे, क्योंकि यहाँ पे आईआईडी नहीं है ना, तो प्रोडक्ट नहीं लेंगे, तो आईआईडी नहीं है तो आप क्या करोगे, मतलब सीधा वो लगा देते हैं, अब यहाँ तीनों का अलग अलग प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, कहने का मतलब ये एक का पावर वहाँ नहीं कर सकते उस तरह। सो मेरा मतलब ये है कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा वो ये आएगा। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा लाइक्लीहुड फंक्शन, है ना, एंड ई की पावर, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। सो -1/थीटा कॉमन ले लो, यही है। अब एमएलई कैसे निकालते हैं आप लोग,
या तो इसका लॉग लगा लो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो लॉग लगा लीजिए। तो लॉग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से मतलब कैपिटल में लिख देता हूँ, यही है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, सही था। थोड़ा सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको अगर और ब्रेक करते तो क्या बचता, इसको थोड़ा और अगर ब्रेक करें, log 1 माइनस log 6, log 1 जीरो हो गया, माइनस ln 6 माइनस 3 ln थीटा हो जाता नहीं। तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। सो माइनस 3 बाई थीटा, और ये 1 बाई थीटा का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर, ये कांस्टेंट एज इट इज। इसको पुट कर दो 0, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी आएगी, निकाल पाएंगे बताइए। मतलब यहाँ से आ जाएगा सिंपली 3 अपॉन थीटा बराबर 1 अपॉन थीटा स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 3। तो एक थीटा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो थीटा की वैल्यू आ गई 1/3 एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई, ये एम एल ई आ गया। सो दिस इज एम एल ई ऑफ थीटा। सो जब आई आई डी नहीं दिया हुआ है तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, ये है। तो हम कहाँ पे हैं, ठीक है जी। तो हमने भी सॉल्व किया। इसका एक बार थोड़ा सा ना चेक करना पड़ेगा, मतलब हमने अभी आंसर हाफ लगा दिया बिकॉज ऑफ ये अज्यूम करके कि जेड यूनिफॉर्म -1 to 1 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हाफ आ जाएगा, बट वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा ऐसा होगा क्या। फिर उसके बाद 66 ये हो गया। इस 66 का जो आंसर हमने निकाला ये आया। 65 देखिए, चलिए 9 बजे दूसरी क्लास भी थी, आज लेट हो गया था ना, कोई नहीं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी 65 कर लो कम से कम। 65 में t denote the number of times we have to roll a fair dice before each face has appeared at least once। तो हर फेस कम से कम एक बार तो आ ही जाए। तो नंबर ऑफ डिफरेंट फेसेस अपीयरिंग इन द फर्स्ट 6 रोल्स, पहले 6 रोल में 3 डिफरेंट फेस आ रहा है। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ t गिवन n बराबर 3। बताओ किसी का आंसर आया।
अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि इसी क्वेश्चन में 65 जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करना है मुझे, तो इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल, व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट वन, मतलब कितनी बार हम डाइस को थ्रो करेंगे कि वन आ जाए, टू गेट वन फॉर द फर्स्ट टाइम, वही मतलब है टू गेट वन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब वही है ना। सो कितने बार हमें ट्रायल करना पड़ेगा, तो यहाँ ज्योमेट्रिक लगा सकते हैं आप, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट फर्स्ट सक्सेस, रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, ज्योमेट्रिक पी हो जाएगा, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन 1/6 है, तो ये 6 आ जाएगा, है ना, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ ये है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट वन इज 6, मान लो 1 आ गया, तो उसके बाद 2 आने का क्या चांस है, लेकिन हमें कंडीशनल दे रखा है ना, हमें बता रखा है कि पहले 6 थ्रो में, हमें ये बता रखा है ना कि पहला 6 थ्रो में 3 डिफरेंट फेस आ चुका है, तो हमें जो क्वेश्चन में एक्चुअली चाहिए, जो एक्चुअल क्वेश्चन में मुझे चाहिए क्या चाहिए कि पहले 3 थ्रो में मतलब पहले 6 थ्रो में 3 डिफरेंट फेसेस आ चुके हैं ना, इन नंबर ऑफ डिफरेंट फेस है। सो इसका मतलब ये है कि हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल पूछ रहा है, तो 6 ट्रायल था टू गेट द 3 डिस्टिंक्ट फेसेस। अब मुझे ये सोचना है कि नेक्स्ट 3 डिस्टिंक्ट फेस लाने के लिए कितने ट्रायल परफॉर्म करने होंगे, है ना। नेक्स्ट 3 एग्जांपल के लिए मैं मान लूँ कि पहले 6 थ्रो में 1 2 3 आ गया, इसने कहा ना पहले 6 थ्रो में कितने नंबर ऑफ डिफरेंट फेस आ रहा है, वो n है, तो मुझे गिवन है n बराबर 3 है, तो पहले 3 डिफरेंट फेस मान लेता हूँ, 1 2 3 आ गया पहले, अब मुझे 4 चाहिए। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट, मतलब 4 5 6 में से कोई भी एक आ जाए काम हो जाएगा ना, तो मेनली यहाँ ज्योमेट्रिक लगेगा एक्चुअली रिपीटेड मैनर में, तो मैं कह रहा हूँ 1 2 3 मान लो ये तीनों आ गया फर्स्ट 6 थ्रो में, ठीक है, अब 4 5 6 चाहिए। सो हाउ मेनी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल क्या होगा टू गेट वन आउट ऑफ दिस, है ना, वन अमोंग दिस, तो इसमें कोई डाई को रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है 4 5 6 आने की, 3/6 1/2, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल ज्योमेट्रिक में एक्सपेक्टेशन क्या होता है पी ना, नंबर ऑफ ट्रायल वाले केस में एक्सपेक्टेशन 1/p, तो 1/p है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 5 6 इज 1/2, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल होगा, हाँ मतलब 1/p, p 1/2 है तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया, ये एक 6 कैसे आया था, 1/p आया था, है ना, ये बस समझाने के लिए बोला था, बताया था मैं, तो ये इसका इस क्वेश्चन से रिलेशन नहीं, ये बस समझाने के लिए लिखा था मैंने, ताकि आपको समझ आए कि ये ज्योमेट्रिक फॉलो करेगा। तो मान लो इनमें से कोई एक आ गया होगा, मान लो 4 आ गया एग्जाम्पल के लिए, तो 4 का काम खत्म हो गया, मुझे 5 6 चाहिए, तो हाउ मेनी ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड टू गेट वन अमॉन्ग 5 6, तो 5 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/6 1/3, तो p 1/3 हो गई, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 1/p, तो 1/3 है, तो ये 3 आ जाएगा। अब इनमें से कोई एक आ गया होगा, तो अभी अज्यूम कर लेता हूँ 5 आ गया, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट अ 6, तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल ये अब यूज होगा, मान लो यहाँ 6 कर देता तब भी आंसर 6 होता, यहाँ 1 है तब भी आंसर 6 है, 2 है तब भी आंसर 6 है, तो 6 आने के लिए कितनी बार ट्रायल परफॉर्म करना पड़ेगा, तो 6 टाइम, या 1 लाने के लिए भी, तो ये टोटल आंसर हो जाएगा, तो आंसर इज 17, इसका आंसर 17 होना चाहिए, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब ये 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, टाइम एक्चुअली आज लेट स्टार्ट किया था, तो टाइम इसी में ख़त्म हो गया, 9 बजे मेरी दूसरी क्लास है, तो मैं अभी इसको यहीं स्टॉप करूँगा, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, जैसे मेनली 7 8 क्वेश्चन होगा अगर आपको दिखाऊँ मैं, तो है ना, जैसे अभी हमने इसको इंपोर्ट किए थे तो 65, और ऐसा ढूंढ सकते हैं कितने क्वेश्चन, थोड़ा ये ढूंढना पड़ेगा आपको, है ना, बाकी जो काम का लगे, जो आपके सिलेबस का है, दैट यू कैन सॉल्व योर सेल्फ, डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा इस तरह क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव गेट स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में भी है, सो दैट ये आप सॉल्व कर सकते हो, ये सब गेट स्टैटिस्टिक्स में भी है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव सीरीज, है ना, उस तरह से
डायगोनलाइजेबल ये सब गेट में भी है। गेट स्टैटिस्टिक्स मतलब गेट मैथमेटिक्स में बेटा सॉल्व करो, वो क्वेश्चन करो जो गेट स्टैटिस्टिक्स में भी है। जैसे ये सब स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है, ये ऑप्टिमम है, ये आपके पास है ना। हाँ, तो ये 3 यहाँ पे दिख रहा है, 14, 15, 16, तो आप ये 3 क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अब ये सॉल्व करके ये है ना, ये आपका 14, 15, 16 ये तीनों स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है दैट यू कैन सॉल्व। तो इसको सॉल्व कीजिए, कल पूछिए अगर नहीं होता है तो। सो ये अभी के लिए होमवर्क होगा। तो 3 हमने सॉल्व किए हैं, 3 यहाँ पे है, उसको आपको ट्राई करना। और भी क्वेश्चन होंगे शायद, तो देखना पड़ेगा है कि नहीं, शायद हो गया होगा तो। ये नीचे भी छूटा होगा तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो मिल नहीं रहा। तो अभी के लिए 6 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, 3 आपको ये ट्राई करके आना है। डाउट कल मैं डिस्कस करूंगा अगर रहेगा तो, है ना। ये पढ़ लेना आप। XYZ event which are mutually independent with probability ABC. Let random variable n denote the number of XYZ which occur. Then the probability that n बराबर 2. तो 2 among this occur है ना, 3 में से 2 occur हो रहा है, ऐसा कह रहा है ना। Then 15 में है कि assume that the 45% of the population favors a certain candidate in an election. If the random sample of size 200 is chosen, then the standard deviation of the number of member of the sample that favors the candidate, ये है। और फिर आपके पास 16 है, XY with the independent Poisson random variable with parameter 1, 2 respectively. तो x given this, so क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपसे पूछ रहा है x is equal to 1 given x plus y is equal to 4। और ये कल ही हमने थ्योरम देखा था, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, तो बाइनोमियल से आ जाएगा है ना। इसका जो x गिवन x प्लस वाई बराबर 4 है, बाइनोमियल 4 कॉमा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो 1/3 हो जाएगा। और इसमें 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 4C1 4, और एक बार सक्सेस चाहिए 1/3, 2 बार फेलियर चाहिए स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3 इंटू 4/9, तो 16/27। देख लेना कैलकुलेशन इसको, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना क्या आएगा। तो इस तरह से आ जाएगा, ये सब भी ऐसे ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है यहाँ पर, यहाँ पे 3 में से 2 इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। सो चेक कर लेना, मुझे लग रहा है शायद ये आएगा, बट श्योर नहीं हूँ मैं, चेक कर लेना। तो ये सॉल्व करके आओ, कल आगे डिस्कस करते हैं। अभी 9 बजे मेरी दूसरी क्लास थी तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू।